Hello everyone, welcome back. Today we are going to study about the SC Verma question number 63. The statement of the problem, as you can see here, is that a chain of length L and mass M lies on the surface of a smooth sphere of radius R is greater than L. मतलब एक L लेंथ का चेन है और इस L लेंथ के चेन की अगर आप मास की बात करो तो इसका मास क्या है, M है, और इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मूथ स्फेयर. ये जो स्फेयर आप देख रहे हैं ये क्या है, स्मूथ है, विथ वन इंड टाइड टू द टॉप ऑफ द स्फेयर. मतलब एक इंड यहाँ पे इस टॉप पे जो है यहाँ पे टाइड है, मतलब बंधा हुआ है. ठीक है, सवाल आपसे कह रहा है कि पहली चीज कि R इज ग्रेटर देन L का मतलब समझ लीजिए कि कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है इट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द चेन. मतलब कहीं ना कहीं चेन आपका जो है वो अपर हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, इस सेक्शन में लाई कर रहा है. ठीक है, सवाल कह रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विथ रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर. मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर का मतलब है कि जो रेफरेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं ये जो है सो आपका क्या है, तो रेफरेंस लेवल है. आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो आप मेज़र करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस से मेज़र करते हैं. यहाँ पे रेफरेंस लेवल जो है सो आपका यही है जो लाइन सेंटर से पास कर रहा है. तो अगर इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी बताना हो तो सबसे पहले रिकॉल करो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या है. पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, उसको लिखते हैं m इंटू जी इंटू एच, जहाँ m क्या होता है, m होता है आपका मास, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, और ये होता है हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस. ये क्या होता है, हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, फ्रॉम द रेफरेंस, यही होता है, पढ़ रखा है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या चीज कि यहाँ क्या है कि चेन का हर एक जो ब्लॉक है, हर एक जो इंक्रीमेंटल लेंथ देखो, यहाँ से इस लेंथ को देखो तो ये रेफरेंस लेवल से एक अलग हाइट पे है. मतलब कहीं ना कहीं जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है. इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर मतलब लेंथ लेंगे, मतलब इस चेन का एक पर्टिकुलर लेंथ dl हम कंसीडर करेंगे. जैसे सपोज करो कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये जो चेन है इसका ये dl लेंथ जो है, ये लेंथ क्या है इस चेन का, हमने dl कंसीडर किया. और ये जो dl है मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये सेंटर से थीटा एंगल से स्टार्ट हो रहा है. और दूसरा जो एंगल, ये जो एंगल है इसको हम बोल रहे हैं सेंटर पे ये dl लेंथ क्या एंगल सब्सटेंड कर रहा है, डी थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है. तो ये जो dl सेक्शन आपने कंसीडर किया है इसका मास क्या होगा, dm होगा. तो कहीं ना कहीं जो इंक्रीमेंटल पोटेंशियल एनर्जी है, इस छोटे से हिस्से का जो पोटेंशियल एनर्जी है du, वो क्या हो जाएगा कि जो मास हुआ उस छोटे से लेंथ का dm इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इंटू जो हाइट हुआ. तो इस छोटे से लेंथ का अगर आप हाइट देखो तो ये क्या है, ये हो गया आपका, ये हाइट हो गया कितना, ये h हो गया, तो यहाँ से h, और इससे हम u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके जो है सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है सो थ्रू ऑफ पूरे चेन का हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो हमारा ये रहा कि हमने क्या किया, जैसा कि डिस्कस किया कि हमने एक छोटा सा लेंथ लिया dl ऑफ द चेन. कंसीडर अ स्मॉल लेंथ dl ऑफ द चेन जिसका विच इज लोकेटेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल. मतलब ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये जो चेन का ये जो पोजीशन है ये कितना है, इट इज लोकेटेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल. और ये dl लेंथ हमारा सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो हमारा सेंटर पे ये dl लेंथ डी थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है. ठीक है, ये एंगल क्या है, तो डी थीटा है. तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो रिकॉल करवा दूं कि अगर आपका कोई सर्किल है और सर्किल पे जैसे कोई पर्टिकुलर आर्क है, ये आर्क है, ठीक है, तो ये आर्क लेंथ मान लो L है और ये आर्क लेंथ अगर आपके सेंटर पे थीटा एंगल सब्सटेंड करता है और मान लो इसका रेडियस r है, तो तुम लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू L बाई आर. मतलब कहीं ना कहीं L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. ये रिलेशन तो आप जानते होंगे. तो मैंने कहा कि dl लेंथ है, मतलब dl लेंथ जो है सो हम चेन का कंसीडर कर रहे हैं. आपको पता है कि L लेंथ ऑफ द चेन जो है उसका मास क्या है, m है. ठीक है, तो dl लेंथ ऑफ द चेन का मास क्या हो जाएगा, तो m बाई एल इंटू dl. ठीक है, और dl को अगर आप देखें तो इस रिलेशन को यूज करके आप लिख सकते हो r इंटू डी थीटा, मतलब m बाई एल यहाँ से r इंटू डी थीटा. तो ये क्या हो गया, तो मास ऑफ द लेंथ dl, मास ऑफ लेंथ इंक्रीमेंटल लेंथ जो है, इंक्रीमेंटल लेंथ dl ऑफ द चेन, ऑफ द चेन. ठीक है, जिसको आप dm भी कह सकते हो.
स्मॉल मास dm जो है सो, ठीक है। तो आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन का मास निकाल लिया, ये मास आ गया ये, ठीक है। अब आपको इसका हाइट निकालना है, किस हाइट पे है, तो ये देखो, ये जो यहाँ वर्टिकल से ये अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका हाइट h, ठीक है। और ये जो एंगल अगर थीटा है तो ये ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए आर हो गया, तो इज इक्वल टू एच बाई आर। इसीलिए एच की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ से आर ऑफ कॉस थीटा, तो एच की वैल्यू भी निकल गई। तो इस छोटे से जो ब्लॉक है चेन का, उसका अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीमेंटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा छोटे से हिस्से का, उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, तो इसका जो मास हुआ छोटे से लेंथ का dm इंटू जी और इंटू यहाँ पे हाइट h, मतलब dm की वैल्यू डाल दो तो ये हो गया m बाई एल आर दी थीटा, ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब g की वैल्यू तो g रहेगी और h की वैल्यू यहाँ से डालो तो r cos थीटा, r cos थीटा। तो कहीं ना कहीं तुम ये निकाल सकते हो कि ये हो गया m r स्क्वायर इंटू जी, ठीक है, m r स्क्वायर इंटू जी बाई एल, यहाँ से cos ऑफ थीटा डी थीटा। तो ये हो गया डी यू की वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन ऑफ डी यू एंड दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब m r स्क्वायर इंटू जी बाई एल, और ये इंटीग्रेशन हो गया cos ऑफ थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ से कि जो थीटा की वैल्यू है उसका रेंज क्या होगा, थीटा यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन, इस अगर इस लेंथ को देखो तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 है, और ये पूरा का पूरा जो लेंथ है तुमको यहाँ L मेंशनड है, तो ये कितना सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा, इस रिलेशन से निकालो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L बाई आर, मतलब यहाँ जो एंगल बन रही है थीटा जो होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी L बाई आर। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो 0 से हम क्या कर रहे हैं, तो L बाई आर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा m r स्क्वायर इंटू जी बाई एल और कॉस ऑफ यहाँ पे, तो कॉस ऑफ यहाँ पे कितना, तो कॉस का क्या होगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ यहाँ पे L बाई साइन ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 से L बाई आर। तो तुम जब सॉल्व करोगे तो ये यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी m r स्क्वायर इंटू जी बाई एल, और ये साइन ऑफ यहाँ पे L बाई आर, क्योंकि साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको लिख सकते हो कि इनिशियली इसी स्टेट में है तो यू आई भी लिख सकते हो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट कर लिया। आपका दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर, मतलब इस चेन को यहाँ से हम ये छोड़ देते हैं तो क्या करेगा, ये नीचे अपने वेट के इन्फ्लुएंस में स्लाइड होगा। तो कह रहे हैं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लाइड थ्रू एन एंगल थीटा, जब ये चेन थीटा एंगल स्लाइड कर गया हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी बताइए। मतलब सिचुएशंस क्या है, तो सिचुएशन है आपका कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, पहले इनिशियली इस कंडीशन में था, आपने इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी निकाली, यहाँ पे पिछले सवाल में यू आई की वैल्यू आपने क्या निकाली, तो आप नोट कर लो जरा सा, ये m r स्क्वायर इंटू जी बाई एल और साइन L बाई आर, ठीक है, यही निकला। तो m r स्क्वायर इंटू जी बाई एल और साइन ऑफ यहाँ से तो L बाई आर, ये निकला था आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब देखो यहाँ है क्या चीज़ कि यहाँ अगर किसी भी छोटे से ब्लॉक को कंसीडर करो तो इसमें एक वेट mg नीचे की ओर लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा कोई वर्क हो नहीं रहा, मतलब अल्टीमेटली जो काम हो रहा है वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रहे हैं, मतलब सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होगा। मतलब इस स्टेट से ये इनिशियल स्टेट हुआ और ये फाइनल स्टेट हुआ जब चेन हमारा थीटा एंगल पे स्लाइड हो गया है, इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल स्लाइड हो गया। तो इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में जो मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन मेंटेन रहेगा, मतलब अगर यहाँ इनिशियल एनर्जी EI है, ठीक है, तो फाइनल एनर्जी जो इस स्टेट में मान लो EF है, तो EI इज इक्वल टू यहाँ पे EF रहेगा, मतलब डेली जो है वो कहीं ना कहीं चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो 0 होगा। अब इसका मतलब आप तुम यह लिख सकते हो कि UI प्लस KI, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और प्लस
KF फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी जा रही है। अब आप बताओ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो आपने निकाला पहले सवाल में, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी जब वो इनिशियल स्टेट में था? नहीं था, क्योंकि वो क्या था, टॉप पे टाइट था, इस यहाँ पे इसको बांधा जा चुका था, तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, इसकी वैल्यू थी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो ऑफकोर्स होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो कहीं ना कहीं तुम ये लिख सकते हो कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी दिस इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपको बात आ गई कि भैया अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो बताओ कि इस स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपने पहले किया था वही होगा, केवल जो यहाँ लिमिट ले थीटा का जो वैल्यू इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाएगा। यहाँ जो इनिशियल जो इस केस में आप यहाँ पे थीटा 0 से थीटा, क्योंकि ये L लेंथ था, ये क्या था, L लेंथ था, तो एंगल यहाँ पे कितना सब्टेंड कर रहा था, L बाई जो रेडियस R था तो L बाई R सब्टेंड कर रहा था। अब ये अगर थीटा एंगल स्लाइड हो गया तो यहाँ पे जो इनिशियल इंटीग्रेशन पॉइंट होगा वो थीटा होगा और फाइनल इंटीग्रेशन पॉइंट क्या होगा, थीटा प्लस यहाँ पे L बाई R, क्योंकि ये जो एंगल है वो ऑलरेडी क्या है, L बाई R है, इसके बीच इंटीग्रेशन होगा। तो जरा आप अब देख लीजिए कि जब आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे तो क्या था, यहाँ था mr² इंटू जी बाई एल और कॉस थीटा डी थीटा था, यही था ना, mr² इंटू जी बाई एल कॉस थीटा डी थीटा था। तो जब आप यहाँ निकालोगे यू जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा, mr² इंटू जी बाई एल और ये इंटीग्रेशन था कितना, तो कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, और यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, थीटा होगी, थीटा इज इक्वल टू थीटा होगी, और यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो थीटा प्लस L बाई R होगी। इस लिमिट के बीच में ये इंटीग्रेट होगा। तो जब आप निकालोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो ये mr² इंटू जी बाई एल और ये आ जाएगा, इसको साइन थीटा करोगे और ये कितना हो जाएगा, कॉस का साइन थीटा आएगा, थीटा से थीटा प्लस L बाई R के बीच में ये इंटीग्रेट होगा। तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो UF की वैल्यू जो है इस स्टेट में जो UF की वैल्यू है वो क्या आ गई, mr² इंटू जी बाई एल और यहाँ से क्या था, साइन थीटा और ये लिमिट था थीटा से थीटा प्लस L बाई R। तो ये वैल्यू आ गई mr² इंटू जी बाई एल, ये आ गया साइन थीटा प्लस L बाई R माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और U इनिशियल की वैल्यू कितनी थी, mr² इंटू जी बाई एल और ये कितना था, तो साइन ऑफ L बाई R जो पहले आपने निकाला था। तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी वो क्या थी, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो आप निकालो, ये हो गया mr² इंटू जी बाई एल और ये आ गया साइन ऑफ L बाई R और ये माइनस है, माइनस माइनस में यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस L बाई R। तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी निकला वो ये निकला, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी आप समझ गए कैसे निकला। अब आपके पास एक तीसरा सवाल है और वो क्या कह रहा है उसको समझिए। थर्ड क्वेश्चन सबका क्या कह रहा है उसको समझते हैं कि फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt ऑफ द चेन व्हेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। जब इसको यहाँ से रिलीज करोगे तो वेट के इन्फ्लुएंस में तो नीचे ये स्लाइड करेगा, ये तो तय है। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो at की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जो टेंजेंशियल नेट टेंजेंशियल फोर्स जो उस पर काम करेगा ft और उसको मास से डिवाइड कर दोगे, कुछ ऐसा ही उसकी वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जब आप एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हो, डीएल लेंथ चेन का जब डीएल लेंथ आप कंसीडर करते हो, और ये डीएल लेंथ के बारे में मैंने कहा है कि ये डीएल लेंथ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है जब ये थीटा एंगल सस्टेन करता है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे एंगल क्या बनता है, डी थीटा बनता है। तो इस डीएल लेंथ को तुम लिख सकते थे डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा।
वो भी मेंशन था कि एल लेंथ का मास अगर m है तो dl लेंथ का मास क्या था, m/l इंटू यहाँ से dl। ये dl लेंथ का मास था। ये क्या है, मास ऑफ द dl लेंथ। dl का क्या है, तो मास है, हमें मास को बता दो, इक्वल टू मत समझ लीजिएगा। तो m/l इंटू dl, और dl की अगर r इंटू डी थीटा वैल्यू डाल दो तो मतलब dm की जो वैल्यू है, मास ऑफ द लेंथ dl इज m/l r इंटू डी थीटा, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो तो ये जो इसका मास है यहाँ पे dm, तो अल्टीमेटली जो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या लग रहा होगा, dm इंटू जी फोर्स लग रहा होगा। दूसरा एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसका अगर आप देखें तो टेंजेंशियल दो कंपोनेंट हो सकता है फोर्सेस का, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट आपका नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट नॉर्मल का वो जीरो ही होगा। तो अल्टीमेटली अगर ये एंगल यहाँ थीटा है तो ये भी एंगल यहाँ थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो mg का साइन थीटा कंपोनेंट मतलब dm और इंटू यहाँ पे g साइन थीटा, यही नेट टेंजेंशियल फोर्स ऐड कर रहा है इस इंक्रीमेंटल लेंथ dl पे। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो पैचेस की जो आपका इंक्रीमेंटल टेंजेंशियल फोर्स क्या है, मतलब DFT क्या हो गया, तो क्या है कि इंक्रीमेंटल टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट यहाँ पे तो dm और इंटू g यहाँ से साइन थीटा। अब देखो dm की वैल्यू तुम्हारा ये मेंशन है m/l यहाँ r इंटू डी थीटा, ये जो वैल्यू है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, इंटू यहाँ पे g और यहाँ पे ये साइन थीटा आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, तो इंक्रीमेंटल जो आपका मास है चेन का, इंक्रीमेंटल लेंथ dl का जो चेन है जिसका मास dm है, उस पर टेंजेंशियल फोर्स इतना लग रहा है। तो नेट टेंजेंशियल फोर्स अगर ft की वैल्यू निकालनी पड़े तुम्हें, तुम क्या करोगे, सीधे इसको इंटीग्रेट करोगे dft। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम क्या लोगे, m/g/l बाहर निकाल लोगे और ये हो जाएगा साइन थीटा और ये डी थीटा। इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट क्या होगी भाई, यहाँ देखो थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो होगी, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये जो थीटा है, ये जो एंगल होगा, ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, l/r होगा। तो l/r के बीच में इंटीग्रेट करोगे तो जीरो से l/r के बीच में इंटीग्रेट करोगे, ये हो जाएगा m/g/l और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा और ये हो गया जीरो से l/r। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो m/g/l और ये 1 माइनस ऑफ क्या चीज़, कॉस ऑफ l/r। तो एक तरीका तो ये है, तुमने टेंजेंशियल फोर्स ft की वैल्यू निकाल दी, नेट टेंजेंशियल फोर्स ये क्या है, तो ये नेट टेंजेंशियल फोर्स है, नेट टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा है चेन पे, तुमने ft की वैल्यू निकाल दी। तो इससे तुम निकाल सकते हो at की वैल्यू क्या होगी, तो ft/m होगी, तो m कट जाएगा, ये आ जाएगा r इंटू g/l और ये 1 माइनस कॉस ऑफ l/r। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये था। दूसरा एक तरीका है कि कहीं ना कहीं तुम काइनेमेटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुमने निकाला कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे क्या निकाला है, ये जो वैल्यू है फाइनल काइनेटिक एनर्जी का mr² इंटू जी। ठीक है, ये तुम्हारा निकल गया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है mr² इंटू g/l। ठीक है, इसको यहाँ नोट करना पड़ेगा, तो आप नोट करो mr² इंटू g/l। ठीक है, ये यहाँ पे नोट करो। kf की वैल्यू कितनी है, kf की वैल्यू है mr² इंटू g/l, यहाँ क्या है, तो साइन ऑफ l/r। ठीक है, और प्लस यहाँ पे साइन थीटा माइनस यहाँ पे तो साइन ऑफ थीटा प्लस l/r, ये निकला है मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, k थीटा है। अल्टीमेटली क्या, जब थीटा एंगल जब चेन स्लाइड कर जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वही है। इसको तुम लिख सकते हो हाफ ऑफ m और इंटू यहाँ से v² एंड दिस इज इक्वल टू पूरा का पूरा जो ये वैल्यू है, सो mr² इंटू g/l, यहाँ से साइन ऑफ l/r प्लस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस l/r, ये तो लिख सकते हो। तो m से m काट दो। ठीक है, अब देखो इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 इस 2 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा यहाँ से 2v dv/dt। जब हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, हमारा पर्पस क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना जब। ठीक है, at और at की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो dv/dt होती है, यही होती है ना।
काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया था, तो उससे हम निकाल रहे हैं क्या चीज़, डिफरेंशिएट किया 2 × dv/dt आ गया। एंड इसको आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2r² × g बाई यहाँ पे l, और जब यहाँ करोगे इंटीग्रेशन तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, और ये हो जाएगी माइनस ऑफ यहाँ पे तो कॉस ऑफ यहाँ पे थीटा प्लस ये l/r। लेकिन आप ये तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ dθ/dt एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है, यहाँ भी dθ/dt रहेगा। क्यों, क्योंकि जब तुम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो अल्टीमेटली sin θ/θ इंटू dθ/dt करोगे ना, तो ये तो रहेगा dθ/dt। तो dθ/dt कितना होता है, dθ/dt होता है ओमेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा 2r² × g/l, और यहाँ ओमेगा बाहर ले लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस l/r आ गया। अब देखो यहाँ से तो r × ओमेगा कितना होता है, v होता है। r × ओमेगा क्या होता है, कोई सर्किल है और कोई पार्टिकल r रेडियस का सर्किल है, और इस पर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रही है v वेलोसिटी से और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मेंशन है, तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू कितना होता है, r × ओमेगा होता है। तो r × ओमेगा क्या हो गया, r × ओमेगा इज इक्वल टू लिनियर स्पीड v आ गया। तो यहाँ से देखो तो ये v और r × ओमेगा कट जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, तो और दो भी कट जाएगा, दो भी कट जाएगा, तो तुम लिखोगे dv/dt एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट यहाँ से कितना, तो r × g ठीक बाई l, r × g/l, ठीक है, और इंटू यहाँ पे तो cos थीटा और प्लस cos ऑफ थीटा प्लस l/r। तो अभी तो तुमको ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट अ टाइम t आ गया at। जब अब अगर मान लो यहाँ जब इनिशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, जब क्या था कि जब वो इनिशियल स्टेट में था, जब उसको छोड़ा जाता है, उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब उस केस में थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, जब वहाँ पे उस केस में थीटा, यहाँ पे तो माइनस था ना, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से ए और t = 0 पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, ठीक है। ए टी जो निकाल रहे हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये कितना पे t = 0 पे निकाल रहे हो, तो ये r × g/l, तो t = 0 पे थीटा क्या है, 0 है, तो थीटा क्या है, t = टाइम t = 0 पे थीटा क्या है, 0 है, तो इसलिए r × g/l, और ये हो जाएगा cos ऑफ 0 मतलब 1 माइनस cos ऑफ यहाँ पे l/r। तो काइनेमेटिक्स के थ्रू भी आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस की वही वैल्यू मिल रही है जो आपने इस प्रोसेस के थ्रू निकाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।